हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश चैनल को लेकर, यूट्यूब चैनल। आ, आज हम बात करेंगे। पिछले दिनों आप जानते ही हैं कि हम संविधान के अलग अलग इश्यूज पे बात कर रहे थे। जैसे हमने प्रस्तावना पे बात की। प्रस्तावना में जो शब्द जुड़े हुए हैं, ये धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, बंधुत्व और समता, इन सब पे बात की। और फिर हमने मूल अधिकार पे बात की, फिर कर्तव्यों पर बात की। और आज हम जो है उसी कड़ी में फिर हमने महिलाओं की जो भागीदारी थी संविधान बनाने में, उन 15 महिलाओं का परिचय भी करवाया। अब हम आपको ये जो 12 अनुसूचियां जो संविधान में लगी हुई है, 300 और 400 और कुछ, अब तो 400 और कुछ अनुच्छेद हो गए हैं, 445 या ऐसे कुछ है। लेकिन पहले कुछ कम थे। अभी ये आज अनुसूचियों की बात करेंगे। इसमें 12 अनुसूचियां भी है, जिसमें पहली अनुसूची है जिसमें राज्य का गठन कैसे होगा उसका विवरण दिया हुआ है। ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरी अनुसूची में संघ शासित क्षेत्र का गठन कैसे होगा और वो क्या है, मतलब उनके ऊपर है। और राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध है, मतलब उनका चुनाव कैसे होगा, कौन बन सकता है, कितना अनुभव चाहिए, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। भाग अच्छा, इसी में ये अलग अलग भाग हैं। मतलब राष्ट्रपति और राज्यों का, राज्यपाल के बारे में उपबंध ये है। फिर ये ख में है, और ग में है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष के तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध। ये विधानसभा और उसमें जो राज्यसभा और लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर्स, उनको कैसे बनाया जाएगा और क्या उनके अधिकार होंगे, कर्तव्य होंगे, और वो कैसे फंक्शन करेंगे, ये सारी बातें इस अनुसूची में लिखी हुई है। फिर है ये घ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूची है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनके क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या उनको सैलरी वगैरह मिलेगी, क्या उनकी क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए, वो सारी बातें इन अनुसूची में लिखी हुई है। फिर है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये कौन बन सकता है और इनके लिए क्या 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 इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसके ऊपर ये सारी चर्चा है। तीसरी अनुसूची में है शपथ प्रतिज्ञा के उपबंध। मतलब जो पदों की शपथ लेते हैं, जैसे विधानसभा और लोकसभा के सदस्य चुन जाते हैं, उसके बाद उनको शपथ लेनी पड़ती है। तो वो शपथ का जो प्रावधान है वो इसमें लिखे हुए हैं कि कैसे वो शपथ होगी और किस तरह की वो शपथ ले सकते हैं। शपथ लेने के बाद ही वो वैलिड सदस्य बनते हैं। और इसी तरह से ये मंत्रियों की शपथ है, न्यायपालिका के मतलब जो न्यायाधीश वगैरह है उनकी शपथ है, राज्यपालों की शपथ, मतलब सारे पदों पर जो संवैधानिक पद हैं उनके ऊपर कुछ न कुछ शपथ लेकर के आपको बैठना पड़ता है और उस शपथ के अनुसार आपको वहां पर काम करना पड़ता है। तो ये उसके बारे में है। फिर ये चौथी लिस्ट है अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में जो चुन करके लोग आते हैं, 240
250 लोग जो भी हैं उसमें, उनका उनको सीट कैसे अलॉट होती होगी, ये इसमें लिखा हुआ है। और 5वीं अनुसूची में, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है दोस्तों, इसमें अनुसूचित शेड्यूल्ड क्षेत्र जो है डिसाइड किए हुए हैं भाई, ये क्षेत्र शेड्यूल्ड क्षेत्र होंगे, और इसमें मतलब एक अलग तरह का शासन प्रशासन होगा जो संविधान के अंतर्गत तो होगा और संविधान से बाइंडिंग भी होगा, लेकिन रोजमर्रा की चीजों में कुछ परिवर्तन वहाँ के लोकल लोग भी कर सकेंगे या वो करते हैं। इसमें जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, और भाग 1 में साधारण, भाग 2 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण, भाग सी में अनुसूचित क्षेत्र, भाग डी में अनुसूची में का संशोधन, और भाग ई में अनुसूची, अच्छा ये 6ठी अनुसूची है, और 6ठी अनुसूची में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन कैसे चलेगा, उनके प्रावधान इसके अंदर है। तो ये बहुत ही, दोनों सूचियाँ 5वीं और 6ठी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जनजातियों के संदर्भ में है, और जनजाति हमारे यहाँ एक तरह का उपेक्षित क्षेत्र भी रहा है, और ख़ासतौर से उसमें जंगल बहुत हैं, उनको जंगल को काटने के लिए भी बहुत लोग घूम रहे हैं, तो उसको भी रोकता है। और वहाँ शासन प्रशासन कैसे चलेगा, वहाँ के लोग, उसमें एक तरह का स्वशासन उनको दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें इस अनुसूची में 5वीं और 6ठी अनुसूची में लिखी हुई है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, मतलब हमारे संविधान ने राज्यों के अधिकार अलग हैं, केंद्र के अलग हैं, उनके केंद्र कौन कौन से विषय में कानून बना सकते हैं या हस्तक्षेप कर सकते हैं, वो अलग दिया हुआ है, और राज्यों में किन किन पर कानून बनाए जा सकते हैं वो अलग है। और फिर एक सूची ऐसी है कि जिसमें दोनों राज्य भी और केंद्र भी दोनों उसमें कानून बना सकते हैं और नियम कायदे बना सकते हैं, जिसमें जैसे शिक्षा का अधिकार है या स्वास्थ्य का अधिकार है, इसमें केंद्र सरकार भी अपने नियम कानून सिद्धांत लगा सकती है, और राज्य सरकार भी अपने उसको चलाने के लिए कानून वगैरह बनाती है। तो ये सब इस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है ये। और 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं हैं, जो हमारे देश में कई तरह की भाषाएं चल रही है, जैसे हिंदी अंग्रेजी तो है ही है, लेकिन उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, असमी और उड़िया, आंध्र में तेलुगु, तो इस तरह की जो अलग अलग भाषाएं हैं उन सबको 8वीं अनुसूची में मान्यता दे रखी है। तो जिसको, जैसे राजस्थानी का भी हमारे यहाँ एक बड़ा आंदोलन चल रहा है कि हमको अलग भाषा, हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसको मान्यता दी जाए। तो वो मान्यता तभी मिलेगी जब वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर ली जाएगी। जब 8वीं सूची में सम्मिलित हो जाएगी, इसका मतलब उसको वो दे दिया है अधिकार। नवीं सूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है, मतलब इसमें जैसे अभी आरक्षण को बढ़ाने की मांग चल रही है कि भाई हम जो है ये 60% आरक्षण या 70% आरक्षण कर दिया है, लेकिन वो मान्य नहीं हो रहा है क्योंकि वो 9वीं सूची में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर 9वीं सूची में सरकार ले लेगी तो वो 65% 70% आरक्षण भी मान्य हो जाएगा। अभी 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, हालांकि अब 10% उनका भी जोड़ दिया है, साधारण मतलब जो सवर्ण में भी जो गरीब हैं उन लोगों को भी जोड़ दिया है उसमें, तो 60% तो हो ही गया। लेकिन फिर भी बाकी लोग जगह भी जो अभी जैसे बिहार में उन्होंने
75% कर दिया, 65% तो वैसे कर दिया, और 10% ये विशिष्ट मतलब गरीब स्वर्ण का कर दिया। तो लेकिन वो 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार ने उसको नहीं लिया अभी तक, इसलिए वो वहाँ लागू नहीं हो पा रहा है। तो वो केंद्र, वो कोर्ट में भी चल रहा है मामला, और ये अभी पता नहीं क्या स्थिति बनेगी, लेकिन ये 9वीं सूची में है ये सारी चीजें। 10वीं सूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो लोग दल बदलते हैं इधर से उधर, उसका एक वो है कानून, वो इस 10वीं अनुसूची में है। और 11वीं अनुसूची में पंचायत के अधिकार और प्राधिकार और दायित्व। 11वीं अनुसूची भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि उसमें सारी पंचायतों को क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या नियम बना सकते हैं, क्या क्या वो मतलब कैसे टैक्स वसूल कर सकते हैं, या मतलब एक तरह का जो लोकल प्रशासन है गाँव में, उसका सारा कार्यभार जो उनके ऊपर है, और जो दायित्व उनको दिया गया है, कैसे चुनाव होंगे, ये सारे, तो वो इसमें 11वीं अनुसूची में है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के अधिकार और दायित्व, इसके अंदर 12वीं अनुसूची में ये नगर पालिका मतलब लोकल जो बॉडीज हैं, नगर पालिका है, नगर परिषद है, महानगर पालिकाएं हैं, या नगर निगम हैं, ये सारे, इन सारों का जो अधिकार है और जो कार्य क्षेत्र है, या जो जिस तरह से वो, उनके क्या अधिकार है, उनके क्या दायित्व है, कैसे वो अपना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे, उन सारे के बारे में ये 12वीं अनुसूची में दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुसूचियां हैं, जिससे हमारा पूरा देश, मतलब संविधान के अंतर्गत ये 12 अनुसूची अलग से बनाई है, जिसमें ये सारे वो दिए हैं। इसके बाद इसमें एक और चीज जोड़ी हुई है, वो है संविधान में हमारे कुछ परिशिष्ट जुड़े हुए हैं। वो परिशिष्ट क्या है कि भाई जो कोई नियम बने, कानून बने, और संविधान में नहीं आया, या संविधान में संशोधन हुआ और उसमें विशेष कुछ है, तो वो अलग से परिशिष्ट जोड़ा गया उसका। तो वो परिशिष्ट जो है, जैसे जम्मू कश्मीर में ये जो धारा 370 तो खैर संविधान में ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक संविधान, अलग संविधान भी था, उस राज्य का संविधान था, वो उसका जो है उसको जोड़ा गया, वो परिशिष्ट है। वो एक पहला परिशिष्ट वही है, 1954 में वो जोड़ा गया था, और वो पहले परिशिष्ट में उस संविधान में अंकित है। दूसरा जो है, संविधान के उन अपवादों और उपतारणों के जिनके अधीन संविधान जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होता है। मतलब वहाँ संविधान तो कश्मीर का संविधान तो लागू होता ही है, लेकिन इस दूसरे परिशिष्ट में ये संविधान में जो चीजें हैं, कि जम्मू कश्मीर में हमारा संविधान, भारत का संविधान कैसे लागू होगा, कितना लागू होगा, कैसे, क्या क्या उनमें उसमें चीजें हैं, वो उसका उसमें वर्णन है दूसरी परिशिष्ट में। तीसरे परिशिष्ट में संविधान में 44वां संशोधन हुआ, उसको परिशिष्ट के रूप में लगाया, और अधिनियम 1978 का उदाहरण भी उसके अंदर है। परिशिष्ट 4 में संविधान में 2002 में एक संशोधन हुआ, 46वां संशोधन, वो उसमें वो परिशिष्ट है। और 5वां संविधान में 88वां संशोधन हुआ, उसको 2002 में ये भी
उसको उस अधिनियम में लगाया गया। 2003 में भी संविधान में संशोधन हुआ, उसको जो है उसका भी परिशिष्ट है, और अधिनियम 2011 में भी संशोधन हुए, 99वां संशोधन हुआ था शायद उसमें, नहीं। उड़ीसा का नाम परिवर्तन हुआ, उसका एक संविधान संशोधन हुआ, वो 2011 में था। संविधान में 2011 में एक और संशोधन हुआ, वो भी है, और 98वां 99वां, और ये जो संशोधन थे 2012, 2014, 2016 में जितने संशोधन हुए उन सब के परिशिष्ट इसमें लगे हुए हैं। और 2099 से 105 तक जो संशोधन हुए 2021 तक, वो सारे परिशिष्ट इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये परिशिष्ट में मतलब जो संशोधन हुए उसमें क्या नियम बने, क्या चेंजेज हुए, क्या बदलाव हुए, वो इन परिशिष्टों के वो जो एक्ट बना, जो बिल पास हुए संविधान से, मतलब पार्लियामेंट से, राज्यसभा और लोकसभा से, और फिर जिन पे राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दी, वो सारे परिशिष्ट यूं के यूं इसमें लगाए हुए हैं। तो इस तरह से ये अनुसूची और परिशिष्ट का चैप्टर है। ज़्यादा जानकारी के लिए तो हमको संविधान ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हम इतना ही आपको बताएंगे, और अब आगे हम संविधान में जो सूची है उसको हम लेंगे।